हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज जो हमारा लेक्चर है फाउंडेशन कोर्स का, जिसमें हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी पार्ट 2। पार्ट 1 जो है हमने ऑलरेडी अपना कंप्लीट कर लिया है। लिंक सारे चैप्टर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैप्टर 1 एंड 2 की, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और जैसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझना है, उसके पहले उसका पहला वाला टॉपिक जो होगा वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पे जाइए बच्चों, और वहाँ जाकर आप अपने लेक्चर्स में जो है वो देख सकते हैं कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 2। डिस्पैरिटी, जैसे मैंने बताया था, डिफरेंसेस जो क्रिएट होती है सोसाइटी में, हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। यही हमने चैप्टर 2 में भी बात की है, जहाँ पर डिस्पैरिटी 1 था, जहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमने पढ़ा है, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, किस तरीके से हमने सोसाइटीज़ को डिवाइड करके रखा है। कास्ट, क्लास और स्टेट सिस्टम जो है वो हमने अपने चैप्टर 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। आइए स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 2। सिलेबस देख लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं? इनइक्वालिटीज एंड कास्ट सिस्टम, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे हम, जिसके अंदर हम कास्ट की कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हम देखने वाले हैं। कम्युनलिज्म का मतलब होता है दूसरे दो अलग अलग कम्युनिटीज़ जो होती है उनके बीच में किसी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कम्युनलिज्म होता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें रीजनलिज्म के ऊपर, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स के बीच में जो होता है वो हमारा रीजनलिज्म होता है। और फिर आता है हमारा लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो हमने चैप्टर 1 में कंप्लीट किया था अपना लिंग्विस्टिक के ऊपर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम आया था जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया का। तो इसीलिए काफ़ी सारे सदर्न स्टेट से प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो वो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट की ही वजह से स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो चुकी थी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी पार्ट 2। हमने ऑलरेडी देख लिया है क्या सिलेबस जो है वो हम कवर करने वाले हैं। पहला आता है हमारा कास्ट सिस्टम। अब ये हमको कहता है कास्ट सिस्टम एक प्रोमिनेंट फैक्टर है अमॉन्ग द हिंदू सोसाइटी। ओके, यहाँ पर इसका मतलब है जो हिंदू एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर कास्ट सिस्टम, क्योंकि 80% मेजॉरिटी है इनकी हमारे कंट्री में, 80% से ज़्यादा, तो क्या होता है यहाँ पर हिंदू सोसाइटी में क्या बोला गया है कि कास्ट सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा फॉलो होता है। लेकिन सिर्फ हम, क्योंकि वो 80% मेजॉरिटी है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि हिंदुइज्म में ही कास्ट सिस्टम फॉलो होता है। अदर रिलीजन्स भी हैं, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, सिखिज़म भी है। ये सारे रिलीजन्स जो हमारी कंट्री में, जिनको हम माइनॉरिटीज़ बोलते हैं, इनके अंदर भी कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। आइए समझते हैं इसके बारे में। कास्ट फैक्टर जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोर प्रोमिनेंट अमॉन्ग द हिंदूज देन एनी अदर कम्युनिटी। दूसरे कम्युनिटी की क्योंकि माइनॉरिटी है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू दिस रिलीजन, इसलिए बोला गया है कास्ट फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है हमारे हिंदू कम्युनिटी जो है वो उसके अंदर। कास्ट सिस्टम रेफर्स टू वेरियस हेरिडिटरी सोशल क्लासेस। हेरिडिटरी सोशल क्लासेस का मतलब होता है जो हमारे पूर्वजों से हमको मिली है, वही वो जो ट्रेंड है, वही जो कास्ट है वो आगे फॉलो होती आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दी 4 ट्रेडिशनल कास्ट, 4 जो ट्रेडिशनल कास्ट है जिनकी अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी 4 ट्रेडिशनल कास्ट हैं जो हमने हमेशा पढ़ा है, इनके बारे में हर लेक्चर में हम देखते आ रहे हैं। ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, वैश्यस एंड शूद्रास। द हिंदू सोसाइटी डज हैव अ नंबर ऑफ सब कास्ट। इसलिए ये 4 कास्ट के अलावा और भी सारी सब कास्ट है जो इन कास्ट के अंदर सेग्रीगेट होकर आती है। नाउ ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, बच्चों अब यहाँ पर जो बात हो रही है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की हो रही है। प्री इंडिपेंडेंस का मतलब होता है इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी के पहले की बात हो रही है। 1947 से पहले की बात हो रही है जब हमको आज़ादी मिली थी। द शेड्यूल कास्ट वर डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स। अब इनको जो शेड्यूल कास्ट है, जिनको हम एससी बोलते हैं, इनको बेसिक ह्यूमन राइट से डिनाई किया गया था, यानी कि बेसिक ह्यूमन राइट्स इनको नहीं मिलेंगे। किसने डिनाई किया था इनके सारे राइट्स? ये जो हायर कास्ट या अपर कास्ट लोग हैं उन्होंने क्या किया था, इनको बेसिक ह्यूमन राइट से मना कर दिया गया था। दे वेर सोशली बाइकॉटेड। बाइकॉटेड का मतलब होता है आप हम लोगों के साथ में उठ बैठ नहीं सकते हो। कौन? शेड्यूल कास्ट। और किसने ये रूल बनाया था, किसने उनको डोमिनेट किया था या बाइकॉट किया था सोशली? ये बाइकॉट किया था उनको हायर कास्ट ने, अपर कास्ट में। दे वेर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। उनको अनटचेबल्स यानी अछूत माना जाता था। एंड स्टिल दे आर कंसिडर्ड सो इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। दो हमारा आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, कंप्लीटली ख़त्म करता है। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है उन्होंने इसको लाया था आर्टिकल 17 को, जिसके तहत अनटचेबिलिटी जो है वो बहुत ही बड़ा क्राइम है। अगर आप किसी को अनटचेबल उसके साथ ऐसा बिहेव करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो, तो आपके अगेंस्ट केस जो है वो फाइल हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके आज भी
भी इंडिया के ऐसे सर्टन पार्ट्स है जहाँ पर अनटचेबिलिटी फॉलो की जाती है। लोअर कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट जो है, उनको आज भी क्या किया जाता है, बाइकआउट किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, अब आर्टिकल 17 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 देखो बच्चों क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड यानी कि ये प्रैक्टिस को ख़त्म कर दी गई है, एंड द प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। फॉरबिडन यानी कि ये ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा कानून में है। अगर आप किसी के साथ एज एन अनटचेबल बिहेव करते हो तो आपको कानूनन उस चीज़ के लिए सज़ा मिल सकती है। तो आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनटचेबिलिटी के लिए। बच्चों याद रखना ये जो कॉन्सेप्ट है, जो बार बार मैं फोकस कर रही हूँ आपके आर्टिकल 17 पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और अनटचेबिलिटी के ऊपर, आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये आपके MCQ में आने के कई ज़्यादा चांसेस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1A 1B के अंदर आ सकता है। ट्रू और फॉल्स में आपको पूछा जा सकता है क्या आर्टिकल 17, ये आपको लिख कर दे दिया आर्टिकल 18 जो है वो अनटचेबिलिटी है, तो उसका आंसर फॉल्स होगा। अगर 17 है तो आंसर ट्रू होगा। उसी तरीके से आपको अनटचेबिलिटी के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, जिसके अंदर ऑप्शंस आपको अलग अलग दिए जाएंगे। तो आर्टिकल 17 इज दी राइट आंसर, जिसने अनटचेबिलिटी के एक्ट को अबॉलिश कर दिया है कम्प्लीटली। और एनी फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन, यानी कि कानूनन आपको उसकी सज़ा मिल सकती है। The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law। यानी कि अगर ज़बरदस्ती आप ज़बरदस्ती करते हो किस चीज़ के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि उसकी सज़ा मिल सकती है। और वो जो सज़ा मिलेगी वो आपको लॉ के हिसाब से मिलेगी, यानी कानूनन आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस अभी भी फॉलो करते हो तो। अनटचेबिलिटी का बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी समझाया आपको। इसका मतलब होता है अछूत, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं हम उनको क्या करते हैं, हम उनको नीचा समझते हैं और वैसा ही उनके साथ में बिहेवियर भी करते हैं। फॉर एग्जांपल उनके हाथ से खाना नहीं खाना, उनके हाथ से पानी नहीं पीना, उन्हें सोशल जगहों पर नहीं जाने देना। जैसे कि अपर कास्ट के लोग सोचते हैं ये हमारा मंदिर है तो यहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं आ सकते हैं, या ये हमारी धार्मिक जगह है तो यहाँ पर उनको अलाउ नहीं करना। तो बेसिकली ये सारी प्रैक्टिसेस को हम अनटचेबल बोलते हैं। Now, the Parliament is authorized to make a law prescribing the punishment for the offences। अब पार्लियामेंट जो है वो अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। किस चीज़ के लिए, कि वो लॉ बना सकती है जो कि सज़ा देगी किसको, लोअर कास्ट के अगेंस्ट किसी भी तरीके के ऑफेंस को या अनटचेबिलिटी के लिए पार्लियामेंट जो है उनके हाथ में अथॉरिटी है, वो सज़ा दे सकती है। इन एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, यानी कि अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट जो है वो 1955 के तहत बना है, विच हैज़ बीन अमेंडेड एंड रीनेम्ड इन दी 1976 एज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। अमेंडेड का मतलब होता है चेंजेस लाना। बच्चे याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है जिसके अंदर इतने सारे आर्टिकल्स है, डेफिनेटली कानूनन हर चीज़ के लिए आपको एक सेक्शंस बना है, लॉ बना है, आर्टिकल्स बने हैं। अब अमेंडमेंट का मतलब होता है उस वक्त जो आर्टिकल्स बने हैं, हो सकता है उस दौर में सिचुएशंस अलग थी, अभी के दौर में सिचुएशंस अलग है, तो अमेंडमेंट लाया जा सकता है। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस लाया जा सकता है पुराने किसी लॉ में बने हुए, पुराने किसी आर्टिकल के अंदर। अगर अभी की सिचुएशन डिफरेंट है तो उसके हिसाब से आप अमेंडमेंट ला सकते हो। तो पार्लियामेंट ने वही अमेंडमेंट लाया है। अब अगर आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हो तो 1976 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत उसको सजा हो सकती है। But despite this act and the constitutional safeguard, there are several atrocities on the backward caste by people belonging to the upper caste। यहाँ पर बोला जा रहा है कानून तो है, सज़ा भी है कानून में ऐसे गुनाहों के लिए, बावजूद इसके क्या होता है, आज भी ऐसे एक्ट जो है वो होने के बावजूद भी आज भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो क्या हो रही है, हमारे देश में फॉलो कहीं ना कहीं पर हो रही है। आज भी इनको डोमिनेट किया जाता है, आज भी इनको बाइकआउट किया जाता है सोशली सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पर हमारे कानून को खबर भी नहीं होती है, और अगर खबर होती भी है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पैसे खिलाकर मुँह बंद कर दिया जाता है। राइट, तो ये सारी प्रैक्टिसेस आज भी हमारे कंट्री में फॉलो
फॉलो हो रही है। हाउएवर इट इज़ टू बी नोटेड दैट द सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स लाइक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, वीर सावरकर एंड अदर्स हैव रिजल्टेड इन डिक्लाइन। हाँ, अगर हम बात करें इन सारे सोशल वर्कर्स के जिन्होंने काम किया है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए, तो किन का नाम दिया? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, महात्मा ज्योतिबा फुले है, महात्मा गांधी है, वीर सावरकर है और अदर्स हैव रिजल्टेड इन डिक्लाइन इन द हॉस्टिलिटीज टुवर्ड बैकवर्ड कास्ट। अब यहाँ पर क्योंकि ये सोशल रिफॉर्मर्स रहे, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है ऐसी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए, ना कि सिर्फ अनटचेबिलिटी, सती प्रैक्टिसेस को भी ख़त्म किया है, चाइल्ड मैरिजेस को भी ख़त्म किया है, विडो री मैरिजेस को भी इन्होंने क्या किया है? अलाउ किया है। तो जितनी भी हॉस्टिलिटीज़ होती थी, जितनी भी इनके साथ में, जितना भी बुरा काम इनके साथ में किया जाता था बैकवर्ड कास्ट के साथ में, कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिक्लाइन हो चुका है। येस वी अग्री कि आज भी कई देश के कई हिस्सों में ये सारी चीज़ें होती है। अगर आप देखो न्यूज़ में, अगर आप देखो न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, न्यूज़ चैनल ओपन करके देख लो, आपको कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर देखने मिलती है जहाँ पर आज किसी सोशली बैकवर्ड इंसान के साथ, बैकवर्ड कास्ट के किसी इंसान के साथ में कुछ ना कुछ बुरा आपको होता हुआ दिखाई देता है। क्यों? यही सच्चाई है, यही रियलिटी है, एक्ट बना हुआ है, लॉ है, कानून है, सब कुछ है, बावजूद इसके क्यों हमारी कंट्री में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हम ये आगे देखते हैं इसके साथ साथ और आगे क्या होता है। Inequalities and the caste system. Now, a caste system is a type of social structure that divides people on the basis of inherited social status. बच्चों, इनहेरिटेड का मतलब जैसे मैंने आपको बोला कास्ट सिस्टम। अब जैसे कि अगर आप एक स्पेसिफिक कास्ट में पैदा हुए हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ ब्राह्मण, तो आपकी जो जनरेशन होगी वो भी ब्राह्मण ही होगी, तो इसे इनहेरिटेड बोलते हैं, क्योंकि आप उनके क्या रहे हो, आपसे शुरुआत हुई है तो आपकी जनरेशन भी वही फॉलो करेगी। अब आप ब्राह्मण इसलिए हो क्योंकि आपके फोरफादर्स भी ब्राह्मण्स रहे हैं, राइट, या आप क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, कोई भी एक कास्ट उठा लो, आप इसके लिए वो हो क्योंकि आपको इनहेरिट हुआ, यानी कि अपने फैमिली से मिला है, हेरिडिटरी है वो, राइट। फोरफादर्स जो कास्ट में रहे हैं, हमने भी क्या किया है, उसी को फॉलो किया है। तो कास्ट सिस्टम एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है जो डिवाइड करता है लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिट सोशल स्टेटस। जो आपका सोशल स्टेटस है, सोसाइटी में स्टेटस है, उसके बेसिस पे आपका वो हेरिडिटरी होता है। द रूट्स ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम कैन बी फाउंड इन हिंदू स्क्रिप्चर्स। अब ये जो कास्ट सिस्टम के रूट्स है ये आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स में मिलेंगे, जहां पर सोसाइटी कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू अ नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स नोन एज वर्नास। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिंदू के जो स्क्रिप्चर्स होते हैं बेसिकली, इसमें हमारे इंडियन कास्ट सिस्टम की जड़ें जो है वो बसी हुई है, जहाँ पर सोसाइटी को ब्रोकन डाउन यानी कि डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है किसमें, नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, जिसको हम वर्नास भी बोलते हैं। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले भी समझाया था, वर्नास जो है, जो वर्ना में डिवाइड होते हैं, कौन से बेसिस पे होते हैं, योग्यता, या फिर हम याद रखें तो एप्टीट्यूड के बेसिस पर, यानी कि एक इंसान की काबिलियत के बेसिस पर क्या होता है, वर्नास जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और डिसाइड होते हैं। Now the caste system has generated inequalities in the society. अब कास्ट सिस्टम की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी क्यों आ गई? क्योंकि हर किसी को अब इक्वली नहीं ट्रीट किया जा रहा है ना, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हो, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, अलग अलग कास्ट है, तो उस हिसाब से लोगों का ट्रीटमेंट भी जो है वो अलग है। इक्वालिटी क्या होती है बच्चों, कि आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, ना किसी कास्ट को, ना किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस आप सोसाइटी में जी रहे हो, तो दैट इज हाउ इक्वालिटी बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली कास्ट सिस्टम ने सोसाइटी को क्या किया है, डिवाइड करके रखा है। इनइक्वालिटी जो है हमारे सोसाइटी में क्रिएट हो चुकी है। इन एंशिएंट टाइम्स एंड इवन टुडे टू अ सर्टेन एक्सटेंट अपर कास्ट पीपल एंजॉयड राइट्स एंड प्रिविलेजेस। यस, अपर कास्ट के लोग हैं वो कई सारे राइट्स और प्रिविलेजेस, काफ़ी बेनिफिट्स जो उनको मिलते हैं। लोअर कास्ट वेर डिप्राइव्ड, यानी कि लोअर कास्ट के लोगों को उस तरीके के राइट्स और प्रिविलेजेस जो है वो नहीं मिलते हैं। इनइक्वालिटीज दैट जनरेटेड बाय कास्ट सिस्टम आर ब्रीफली एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब ये क्या इनइक्वालिटी है जो हम कब से देखने जा रहे हैं कि क्या इनइक्वालिटी है जिसके बेसिस पर हमारे सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है हमने। आइए देखते हैं ऐसी कौन सी इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज एंड सोशल एक्सक्लूजन इन इंडिया, द दलित्स जिनको स्केड्यूल कास्ट भी बोला जाता है एंड द आदिवासीज जिनको स्केड्यूल ट्राइब्स बोला जाता है, एक्सपीरियंस सम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब होता है आप उनको सोसाइटी का हिस्सा जो है वो नहीं समझते हो, आप उनको एक्सक्लूड करते हो, बाहर निकालते हो अपने इस सोसाइटी से। सो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है हमारे स्केड्यूल कास्ट की और स्केड्यूल ट्राइब्स की, जहाँ पर उनको
कोई ना कोई फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो फेस करनी पड़ती है। नाउ देयर एक्सक्लूजन इज रिफ्लेक्टेड इन लैक ऑफ एक्सेस। अभी एक्सक्लूजन यानी हमने उनको एक्सक्लूड करा है, अपने से दूर रखा है, ये चीज़ें कैसे पता चलती है? इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन लैक ऑफ एक्सेस। एक्सेस किस चीज़ का एक्सेस नहीं मिलता है उनको? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का, उसी के साथ साथ पब्लिक सर्विसेज का। पब्लिक सर्विसेज में एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर स्कूल्स एंड टेम्पल्स की हम बात करें, एंड टू इनकम अर्निंग असेट्स जहाँ पर हम लैंड की बात करते हैं। Attempts by SCs and STs to secure the human rights and lawful entitlements have sometimes been met with resistance and even violence, including from representative of the states. अब यहाँ पर बोला जा रहा है बेसिकली सोशली हमने उनको एक्सक्लूड कर रखा है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को किसने किया है? अपर कास्ट के लोगों ने। क्यों कर रखा है हमने सोसाइटी से उनको एक्सक्लूड या अलग क्यों करके रखा है? कौन से फॉर्म में एक्सक्लूड करके रखा है? चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप हेल्थ केयर की बात करें, चाहे आप पब्लिक सर्विसेज की बात करें, चाहे आप उनको प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हमने इनको जो इनका राइट्स है उससे क्या किया है? दूर करके रखा हुआ है। अब जब ये लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं या आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? कहीं ना कहीं सामने की साइड से, अपोनेंट से क्या होता है? लॉफुली क्या होता है? वायलेंस होता है। वायलेंस के साथ साथ जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है स्पेसिफिक उस स्टेट के क्या करते हैं? उनको बेसिकली रेसिस्ट करते हैं यानी कि उनको रोकते हैं उनको उनका राइट्स और ड्यूटीज़ मिलने से। सो ये होता है इनइक्वालिटी, जो कि सोशल एक्सक्लूजन्स की वजह से क्या होती है? सोसाइटी में देखने के लिए मिलती है हमको। अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। द लोअर कास्ट पीपल आर नॉट ओनली सोशली बैकवर्ड बट ऑल्सो इकोनॉमिकली बैकवर्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये लोग जो है लोअर कास्ट के लोग हैं वो ना कि सिर्फ सोशली बैकवर्ड है, वो लोग इकोनॉमिकली यानी कि फाइनेंशियली भी दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। नंबर ऑफ लोअर कास्ट पीपल बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन हमने अक्सर सुना है हमारे इकोनॉमिक्स में BPL कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि ये पॉवर्टी एक लाइन हो गई जहाँ पर जिसके बिलो जितने भी लोग रहते हैं वो होते हैं हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग। तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पर? लोअर कास्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सी इसको बिलोंग करते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन को। इज कंपैरेटिवली हायर, यानी कि लोअर कास्ट के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। मेन रीजन इज दैट लोअर कास्ट पीपल आर मोस्टली एम्प्लॉयड इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद द वेजेस आर अनरीजनेबली लो। अब ये जो लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे क्यों आते हैं? क्योंकि ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में ज़्यादा काम करते हैं। छोटी मोटी ऐसी कोई फैक्ट्रीज हो गई, कुछ छोटा मोटा काम हो गया जो ये लोग करते हैं, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है ये, यहाँ पर काम करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर वेजेस जो है वो उनको ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न क्यों ये इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। Now, next that we have is lower status of women. Lower status of women, कास्ट imposes several restrictions of women. अब हर एक कास्ट में कोई ना कोई restrictions तो होता ही है वुमेन्स के ऊपर। सिमिलरली क्या होता है? हर एक कास्ट में उनके ऊपर restrictions होता है। क्या restrictions होते हैं? Restrictions on women in respect of education. एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है औरतों को। पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस रिचुअल्स। अब रिलीजियस जो रिचुअल्स होंगे, जो आपके हर एक रिलीजन के अपने अपने कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन रिलीजियस रिचुअल्स की तरफ से जो है वो होगा। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। अब पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट से इनको क्या रखा जाता है? दूर रखा जाता है। यहाँ पर आपको समझा जाता है क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, इसके लिए पॉलिटिक्स से इनको दूर रखा जाता है। देन इन सर्टन कास्ट गर्ल्स शुड मैरी बिफोर द रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बेसिकली यहाँ पर लड़कियों को जवान होने से पहले, अकल आने से पहले ही क्या हो जाता है? यहाँ पर एक समझ, एक अकल आने की भी एक एज होती है, तो वो सारी चीज़ें समझ आने के पहले ही उनको क्या किया जाता है? उनकी शादी जो है वो करवा दी जाती है। So, in India, widows have traditionally been confined to the house and thus cut off from all contacts with the outside world. This continues today in some places or castes in which widows have social restrictions that limit their participation not only in political life but also in religious and social functions. अब हम बात करें विडोज़ की, जो विधवा औरतें होती हैं उनके लिए क्या है? हमारी सोसाइटी ने उनके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं। अगर आपने बालिका वधू सीरियल जो कई साल पहले आती थी, आपने देखी होगी उस सीरियल को, तो उस सीरियल में जब एक ऐसा कैरेक्टर है, जब उसका हस्बैंड की डेथ हो
जाती है तो सोशली सारी चीज़ों से इसको क्या कर दिया जाता है, दूर रखा जाता है। अब क्या होता था पहले की प्रथा के हिसाब से देखा जाए तो इन विडोज़ के साथ में क्या होता था, रीमैरिज तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल था, क्योंकि इनकी थिंकिंग ही लोगों की ऐसी थी कि इनकी शादी दोबारा नहीं हो सकती है। अब इनको एक ही या दो ही जोड़ी कपड़े मिलते थे, जो कि वाइट साड़ी होती थी, जो उनको पहनना है, एक झोपड़ी में जाकर रहना है, और खाना तक जो आज हम लोग बहुत ही अच्छा, भले लेविश खाना नहीं खाते हैं, हम नॉर्मल एक दाल राइस ही खाते हैं, इनको उस तरीके का भी खाना नहीं मिलता था, नमक मिर्ची नहीं, मसाला नहीं, कुछ नहीं। मतलब तुम्हारी लाइफ एज गुड एज एक सन्यासी जैसी हो जाती थी, जहाँ तुमको हर एक चीज़ को छोड़ देना है, हर एक लाइफ के कंफर्ट को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अब आप विधवा हो, आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो इस तरीके से क्या किया जाता था, कहीं आना जाने पे रिस्ट्रिक्शंस होता था, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इस कमरे से जहाँ पर एक स्पेसिफिकली एक विधवा के लिए बनाया जाता है, उस कमरे से बाहर आकर वो बाकी फैमिली के मेंबर्स के साथ में नहीं बैठ सकती थी। तो ये सारी चीज़ें क्या किया जाता था, एक विधवा के लिए ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो रखे जाते थे। तो कहीं ना कहीं वुमेन का जो स्टेटस है वो काफ़ी ज़्यादा कम माना जाता है आज भी हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। नेक्स्ट वी हैव इज़ लोअर प्रेफरेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो सबसे कम एम्प्लॉयमेंट जो देती है वो लोअर कास्ट के लोगों को देती है। क्यों देती है, क्यों इनका प्रेफरेंस उनकी तरफ ज़्यादा नहीं होता है? देखिए, भले ही प्राइवेट सेक्टर सोचे कि काफ़ी ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग जो है वो हमारे पास आना चाहिए, आपकी बात सही है, हमको वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड लोग चाहिए, लेकिन जब इन लोगों को एजुकेशन से ही दूर रखा गया है, इन लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी से दूर रखा गया है, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लोअर कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर आएंगे? अगर आप इनको पोजीशन भी दोगे अपनी कंपनी में, कोई छोटी मोटी पोजीशन पर ही रखने वाले हो, छोटी मोटी पोजीशंस भी जैसे क्लीनिंग स्टाफ हो गया आपका, आप उनमें उनको रख दोगे, या तो फिर आप कोई प्यून या क्लर्क जैसी जॉब जो है वो उनको दे दोगे, लेकिन कोई अच्छी पोजीशन लोअर कास्ट के लोगों को जल्दी प्रेफरेबली नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, आइए हम उसके रीजंस देखते हैं। नाउ अ स्टडी कंडक्टेड बाय सुरेंद्र एस जोधका एंड कैथरीन न्यूमैन, बेसिकली ये दो लोग हैं जिन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी 2008 में, शोज दैट वेल एजुकेटेड दलित्स फेस डिफिकल्टीज इन गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन द लिक्रेटिव प्राइवेट सेक्टर जॉब मार्केट इन इंडिया। अब क्यों इनको जॉब मार्केट होने के बावजूद, अच्छी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद, व्हाई डू दिस पीपल फेस सो मच ऑफ डिफिकल्टीज? ड्यू टू प्री कंसीव्ड नोशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स अबाउट देयर बैकग्राउंड। प्री कंसीव्ड नोशंस यानी कि ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स को पता है दे बिलोंग टू लोअर कास्ट, तो इनका एक मेंटालिटी बनी हुई है कि हमको इनको जॉब नहीं देनी है। Now, thus, while not excluded from public institutions, they are excluded from some parts of private sector due to discrimination. अब गवर्नमेंट तो इनको आगे बढ़ाने के लिए इनके लिए कई सारी मेहनत कर रही है, इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की बात हो गई। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इनको हमेशा क्या करती है, दूर रखती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अच्छी नहीं देती है। Thus, the preferred choice of educated Dalits today is limited and comparatively poorly paying jobs in the government sector. This exclusion from the private sector prevents Dalits from contributing to and enjoying the fruits of the economic gains made by the country, reinforcing their economic and social inequality. अब क्योंकि इनको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है प्राइवेट सेक्टर से अच्छी, गवर्नमेंट में भी अगर मिल गई तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलने वाली है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में ये लोग किसी भी तरीके का बेनिफिट जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि आपने सोशली इनको ऑलरेडी पीछे करके रखा हुआ है। और फिर आप सोचते हो हमारी इकोनॉमी में इतने बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे लोअर कास्ट के लोग आते हैं? तो भैया आपको पहले उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, आपको उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल यू पुश देम अहेड, दे आर नॉट गोइंग टू गो अहेड इन लाइफ। तो आपको पुश करना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, उनको कुछ बड़ा बनाने के लिए, तो ही जाके पूरी कंट्री का आप बोल सकते हो डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आप सिर्फ अपर कास्ट और मिडिल क्लास के लोगों को आगे बढ़ा रहे हो तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। लोअर कास्ट के लिए आप क्या कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न वाई कि इनको जो एम्प्लॉयमेंट, जो लोअर प्रेफरेंस मिलता है प्राइवेट सेक्टर में, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और सोशली आप उनको बैकवर्ड रखते हो, आप उन्हें पीछे रख रहे हो। तो कैसे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने वाली है। नेक्स्ट वी हैव इज लोअर स्टेटस एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट। अनजस्ट ट्रीटमेंट का मतलब होता है यहाँ पर नाइंसाफ़ी कई ज़्यादा होती है इन लोगों के साथ में। क्यों होती है नाइंसाफ़ी, या इनको क्यों इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है? लोअर कास्ट पीपल सफर्ड फ्रॉम डेप्रीवेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रिविलेजेस, यानी कि किसी भी ह्यूमन राइट्स क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन राइट्स हम सबको पता है, हम इंसानों का कुछ ना कुछ राइट होता है, कुछ अधिकार होता है, राइट, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन इस धरती पर आए हैं तो हमारा कुछ ना कुछ राइट्स है और कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस, यानी कि कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हर इंसान एंजॉय करता है यहाँ आकर। यहाँ आप किसी से पूछ कर सांस नहीं लेते हो, यहाँ आकर आप किसी को पूछ कर कुछ खाते पीते नहीं हो, यहाँ आने के बाद आपने किसी को पूछ कर हंसना या रोना नहीं सीखा है। तो बेसिकली वी ऑल हैव आवर
own human rights, we have right to education, we have freedom, right? तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन राइट्स के अंदर आपकी ऑलरेडी काउंट होती है। बट जब हम बात करते हैं हमारे लोअर कास्ट के लोगों की, तो उनको सोसाइटी में स्टेटस तो लो मिला ही है, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ में इनजस्टिस भी होता है, अनजस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि अनइक्वल उनको ट्रीट किया जाता है कंपेयर टू अदर कास्ट। Now lower caste people were considered as slaves and were unjustly treated। अब इनको जो है slaves यानी कि गुलाम माना जाता है और गुलामों की तरह ही उनको ट्रीट किया जाता है। For instance, the lower caste people were considered as untouchables and were unjustly treated and exploited by the upper caste। तो यहाँ पर फिर बात आती है हमारे अनटचेबिलिटी की, क्योंकि उनको अनटचेबल माना जाता है और उसी के लिए उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है अपर कास्ट की तरफ से। A धोबी gets low status because he washes dirty clothes। A sweeper's low status is because he sweeps off the unclean things। A mochi's low status is because he deals with the leather or skin of dead animals। अब क्योंकि इनके प्रोफेशन जो है इनको काफ़ी ज़्यादा छोटा और काफ़ी ज़्यादा कम माना जाता है। अगर आज हम इतना सोचते हैं इनके बारे में कि ये लोग ऐसे काम करते हैं इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो सॉरी बॉस, गलती इनकी नहीं है, गलती हमारी है। प्रॉब्लम हमारी सोच के साथ है, प्रॉब्लम इनके काम के साथ में, इनके प्रोफेशन के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये नहीं होंगे तो कौन होगा हमारे डर्टी क्लोथ्स को वॉश करने के लिए? तो ये तो किसी की गंदगी साफ करना तो काफ़ी अच्छा काम होता है, राइट? बुरा काम तो नहीं होता है। स्वच्छ भारत अभियान की तरफ अगर हम बढ़े और उसकी तरफ देखें, यानी कि अपने इंडिया को क्लीन करने की बात कर रहे हैं, तो क्या फिर हम सब स्वीपर हो गए ना? हम सभी स्वीपिंग का काम कर रहे हैं, तो क्या हम सब अनटचेबल्स हो गए? क्या हम सब लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं? ऑफकोर्स नहीं। और अगर बिलोंग करते भी है तो कोई गलत बात नहीं है एक कास्ट को बिलोंग करना, राइट? उसी के साथ साथ अगर कोई साफ सफाई कर रहा है तो वो इंसान कैसे खराब हो गया? वो तो सफाई वाला हो गया ना। कचरा वाला तो हम हो गए क्योंकि हम कचरा फैलाते हैं, वो तो साफ सफाई करने वाला है, तो वो तो सफाई वाला हो गया। उसी की तरीके से हम एक मोची का स्टेटस भी लो मानते हैं जो कॉबलर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्किन ऑफ डेड एनिमल से क्या बनाता है, लेदर से डील करता है, इसीलिए हम लोग उसको भी क्या करते हैं, लो स्टेटस का मानते हैं। क्या हम जो बेल्ट पहनते हैं वो लेदर की नहीं होती है? क्या हम जो शूज़ पहनते हैं वो लेदर्स के नहीं होते? बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े हम जाकर खरीदते हैं, क्या उसके अंदर बेल्ट खरीदते हैं या फिर हम शूज़ खरीदते हैं, क्या उसके अंदर डेड स्किन ऑफ एनिमल्स नहीं यूज़ होता है, राइट? क्योंकि वो ब्रांड है इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा स्टेटस देते हैं। लेकिन क्योंकि एक कॉबलर, क्योंकि वो उसका काम है, उसका प्रोफेशन है, इसलिए हम लोग उसको लो समझते हैं, कम और अनजस्ट करते हैं। उसके साथ में ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारा काफ़ी इनजस्टिस वाला होता है उनके साथ में। तो प्रॉब्लम ऐसे लोगों के प्रोफेशन के साथ में नहीं है जो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम लोगों की मेंटालिटी के साथ में जो इनको नीचा समझती है। हालांकि हमारी सोच नीची अगर हम इनको गलत समझ रहे हैं तो दैट इज हाउ लोअर स्टेटस एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट इज डन विद दी पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट। नाउ लिटरेसी अमॉन्ग लोअर कास्ट। अब ये जो लिटरेसी रेट है इसके बारे में जानेंगे लोअर कास्ट के अंदर। इन ओल्डन डेज अपर कास्ट पीपल डिनाइड द राइट ऑफ एजुकेशन टू लोअर कास्ट। अब पहले क्या होता था, ओल्डन डेज की बात करें तो वहाँ पर राइट टू एजुकेशन जो है वो नहीं मिलता था लोअर कास्ट को। क्यों? क्योंकि अगर वो स्कूल में आकर बैठेंगे भी तो उनको ज़मीन पर अलग से बिठाया जाता था। बाकी बच्चे जो है वो बेंचेस पे बैठेंगे, ये बच्चे जो है वो दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठेंगे। उसी के साथ साथ चिल्ड्रंस मे बी ड्यू टू द फियर ऑफ लूजिंग सुपीरियर स्टेटस इन द सोसाइटी। अब ये जो इतना लोअर कास्ट और अपर कास्ट की बातें हम कर रहे हैं तो एजुकेशन में क्यों ये चीज़ आ गई? कहीं ना कहीं अपर क्लास के लोगों को या कास्ट के लोगों को ये भी लगा कि अगर कोई लोअर कास्ट का बच्चा पढ़ लिख गया तो वो हमारे स्टेटस में इक्वल आ जाएगा। तो वो जो अपना स्टेटस खोने का डर था उसकी वजह से क्या हो गया, हमेशा ये माना जाता था कि देयर वाज ऑलवेज अ फियर ऑफ लूजिंग सुपीरियर स्टेटस इन द सोसाइटी। इवन टुडे इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, आज भी इंडिया में ऐसे कई सारे से स्टेट्स है, अगर हम बात करें बिहार की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान और यूपी की, चिल्ड्रन ऑफ लोअर कास्ट आर डिस्करेज टू गो टू स्कूल। आज भी इन सारे स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है जहाँ पर यहाँ पर बच्चों को जो है वो स्कूल में जाने के लिए रोका जाता है लोअर कास्ट के। Parents of lower caste children are forced to bring their children to work along with them in the fields of rich landlords. As a result, the overall literacy rate of lower caste people is comparatively low. अब ये जो पेरेंट्स हैं इनके जो लोअर कास्ट को ऑलरेडी बिलोंग करते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि आप भी अपने बच्चों को क्या करो, फील्ड पर काम के लिए लेकर आओ ताकि आपके बच्चे स्कूल ना जाए। लेकिन बदले में हमारे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं कि वो यहाँ पर आए और हमारे साथ में यहाँ पर काम करें। तो बेसिकली दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन कि क्यों लोअर कास्ट में जो लिटरेसी रेट है वो आज भी कम है। नेक्स्ट वी हैव इज कास्ट एज अ बैरियर टू सोशल प्रोग्रेस। अब कास्ट जो है वो सोसाइटी में तरक्की करने के लिए कैसे एक बैरियर या कैसे एक ऑब्स्टेकल बनकर आता है बीच में। कास्ट सिस्टम एक्टेड एज अ बैरियर इन सोशल प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन
In several parts of India, especially in the villages, people follow crafts or traditional occupations of their ancestors. अब इंडिया में क्या होता है, कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर एंसेस्टर्स यानी हमारे जो फोर फादर्स रहे, हमारे जो पूर्वज रहे, उनका जो प्रोफेशन था वही क्या होता है, जैसे कि क्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है वो वही फॉलो होता है. मेकिंग चेंजेस आर कंसिडर्ड एज अ सिन. अब अगर आपने इस काम को छोड़ दिया जो आपके एंसेस्टर्स करते हुए आए हैं तो उसको एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था, पाप माना जाता था. फॉर इंस्टेंस, क्राफ्ट्समैन यूज ओल्ड एज टूल्स एंड मेथड्स एंड नॉट मॉडर्न टेक्निक्स एंड मशीनरी. अब जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, जो क्राफ्ट एंड आर्ट का वर्क करते हैं, बेसिकली ये लोगों को आदत थी हमेशा ओल्ड एज टूल्स जो है उसको यूज़ करने की. तो अगर आप कोई न्यू मॉडर्न टेक्निक इसके अंदर लेकर आ जाओगे या मॉडर्न मशीनरी की टेक्निक लेकर आ जाओगे तो उनको नहीं चलने वाला है. कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पाप माना जाएगा कि आपने इस काम करने के तरीके को चेंज कर दिया है. Right? Therefore, lower caste people perform lower level occupations which results in social and economic inequalities. इसीलिए जो lower caste के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा lower level के occupation को ही क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से economic inequalities जो होती है और social inequality जो होती है इस caste के बीच में बढ़ जाती है. Next that we have is larger size of families among lower caste. Generally, the size of families is larger in case of lower caste people as compared to upper caste people. यानी यहाँ पर बोला जा रहा है lower caste जो होते हैं उनके अंदर family size जो होता है यानी कि family का जो number of members होते हैं वो ज़्यादा होते हैं upper caste people के comparison में. The large size families require more expenditure on daily रिक्वायरमेंट्स. अब क्योंकि लार्ज फैमिली है, लोग ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग है तो खर्चा भी ज़्यादा होगा फैमिली में, तो इनको हमेशा क्या चाहिए, ज़्यादा खर्चा इनका होता है. एज अ रिजल्ट द इनकम इनइक्वालिटीज वाइडन बिटवीन द लोअर कास्ट पीपल एंड अपर कास्ट पीपल. और ये भी सबसे बड़ा रीज़न है किस चीज़ का, कि इनकम इनइक्वालिटीज़ जो है, इनकम यानी कि हमारी जो आमदनी है, जो हमारी इनकम आती है, तो वो क्या है, उसमें इनइक्वालिटी है वो हमारे बीच में और अपर कास्ट के लोगों के बीच में. क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो कम है तो उनका एक्सपेंसेस भी कम है, हमारे फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है तो हमारा खर्चा भी ज़्यादा है. तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो आज हमने पढ़े हैं, विच इज़ दी रीजंस वाई सोसाइटी में इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है. तो एक तो इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन हमने पढ़ लिया, उसी के साथ साथ हमने देखा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस तरीके से है, वुमेंस का स्टेटस लोअर जो है वो कैसे उनको ट्रीट किया जाता है, लोअर प्रेफरेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, लोअर स्टेटस और अनजस्टली ट्रीट किया जाता है, लिटरेसी अमंग लोअर कास्ट, क्यों कम है लोअर कास्ट के अंदर लिटरेसी, और कास्ट एज अ बैरियर टू सोशल प्रोग्रेस, और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लार्जर साइज ऑफ फैमिलीज अमंग लोअर कास्ट. तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जो सोसाइटी में हमको बताते हैं लोअर कास्ट के साथ किस तरीके से अनइक्वल ट्रीटमेंट और अनजस्ट ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज टॉपिक, दैट इज इस लेक्चर में हम यही तक कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मेजर्स टू कॉम्बैट इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, बट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच.